नमस्कार, गुड मॉर्निंग। छत्तीसगढ़ में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अभी24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त के हेडलाइंस। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए कल से नामांकन। 28 जनवरी तक भरा जाएगा पर्चा। बीजेपी और कांग्रेस जल्द प्रत्याशियों की करेगी घोषणा। रायपुर में आज पूर्व मंत्री कवासी लखमा की पेशी। कस्टोडियल रिमांड खत्म होने पर ईडी कोर्ट में करेगी पेश। शराब घोटाले में हुई है गिरफ्तारी। कोरबा में 5 दोषियों को फांसी की सजा। 2021 में पहाड़ी कोरबा जाति के 3 लोगों की हुई थी हत्या। मर्डर से पहले किशोरी से किया था गैंगरेप। बलौदाबाजार कांड में निलंबित तत्कालीन कलेक्टर एसपी बहाल। जांच रिपोर्ट में क्लीन चिट मिलने के बाद राज्य सरकार ने किया बहाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कोरबा से बड़ी खबर है, जहां कोरबा में हसदेव नदी में नरमुंड और मानव शरीर के हिस्से बरामद हुए। जानकारी के मुताबिक कुछ बच्चे पुराना फिल्टर हाउस के पास हसदेव नदी में मछली पकड़ रहे थे और इसी दौरान इन्हें नदी में भरा एक थैला मिला। बच्चों ने थैले को नदी से बाहर निकालकर जब उसे खोला तो उनके होश उड़ गए। थैले में नरमुंड और इंसान की कलाई का एक टुकड़ा कुछ कपड़ों में लपेट कर रखा हुआ था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। नरमुंड की शिनाख्त करने में पुलिस अब जुटी हुई है। कोरबा के हसदेव में बच्चे मछली पकड़ने गए हुए थे और इसी दौरान उन्हें एक थैला मिला। जब थैले को बच्चों ने खोला तो उनके होश उड़ गए क्योंकि इसमें नरमुंड और कलाई थी। पुलिस को इसकी सूचना दी गई। फॉरेंसिक टीम के साथ पुलिस मौके पर पहुंची, इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मोहल्ले के बड़े लोग देखे तो उसके अंदर ऐसे लगा कि एक कोई मानव मुंडी है। इस सूचना पर फिर पुलिस यहाँ मौके पर पहुंची और एफएसएल यूनिट के हमारे जो प्रभारी हैं उनके साथ में सीएसपी मीणा साहब हैं, इक्का साहब हैं। यहाँ उसका पंचायतनामा बनाया गया है और अब इसे पीएम के लिए भेजा जाएगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कोरबा से हमारे संवाददाता धीरज दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। धीरज, नरमुंड और कलाई का टुकड़ा मिला है, अब तक इस पूरे मामले की बात करें धीरज तो क्या खुलासा हो पाया इस मामले में? चौकीस का पंप हाउस इलाके का मामला है। यहाँ पे बच्चे नदी जो है वहाँ पे मछली पकड़ने हुए गए थे और यहाँ पे जब मछली पकड़ रहे थे उसी दौरान में उनको यहाँ पे एक प्लास्टिक के थैले में कुछ बड़ा कुछ आते दिखा। उसमें दुर्गंध आ रही थी। जब उनको किनारे लेके आए तो काफी तेज दुर्गंध आई। जब उनको परिजनों ने सूचना दी उसके बाद पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस जब मौके पर पहुंची, एफएसएल की टीम पहुंची, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम पहुंची, उन्होंने इसकी मौजूदगी में जो पुलिस के आला अधिकारी एडिशनल चौहान और की मौजूदगी में जब उसको खोल कर देखा गया तो वहाँ पे एक नरमुंड था, साथ में कलाई थी, साथ में वहाँ बड़े बड़े बाल थे और लड़की के कपड़े थे। जिससे अंदाजा लगाया कि लड़की का सिर को काट करके उसमें उसको फेंक देगा। क्योंकि हसदेव नदी जो है कोरिया जिले से चल के आती है तो पुलिस से अंदाजा लगाया है कि 1-1.5 महीने पुरानी ये शव हो सकता है जिसकी हत्या कर करके यहाँ पे नदी में प्रवाहित कर दिया गया। क्योंकि जिस तरह से वारदात की है दहगाने वाली घटना है और इसके बाद में पुलिस ने जो नरमुंड है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ में जो गुमशुदा जो महिलाएं हैं और जो दस्तयाब नहीं हो पा रहे हैं उनकी तलाश में जुट गई है। साथ में पुलिस की प्राथमिकता है कि पहले उसकी पहचान हो जाए, उसके बाद में उसे साथियों तक में पहुँचने का पुलिस प्रयास करेगी। चलिए धीरज, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इस खबर से जुड़ी हुई बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अगली बड़ी खबर कोरबा से, जहां छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार किसी मामले में 5 दोषियों को मृत्युदंड और 1 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश ममता भोजवानी ने मुख्य आरोपी संतराम मंझवार, अनिल सारथी, उमाशंकर यादव, आनंद राम पनिका और परदेशी राम पनिका को मृत्युदंड दिया है, जबकि छठे आरोपी अब्दुल जब्बार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। दरअसल 29 जनवरी 2021 को लेमरू थाना के गढ़ गांव में पहाड़ी कोरबा समुदाय के एक परिवार के 3 सदस्यों की निर्मम हत्या, इसके साथ एक नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया था। आरोपियों ने 16 वर्षीय युवती के पिता और उसकी 4 वर्षीय भतीजी और खुद उस लड़की को जंगल में ले जाकर पत्थरों से कुचलकर मार डाला था। पुलिस जांच में यह भी खुलासा हुआ कि मुख्य आरोपी संतराम मंझवार पीड़ित परिवार को अपने यहां काम पर रखता था और मुख्य आरोपी नाबालिग युवती को जबरन अपनी दूसरी पत्नी बनाने का दबाव डालता था।
परिवार ने जब इसका विरोध किया तो संतराम ने अपने 5 साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। अंबिकापुर के महामाया पहाड़ पर अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की। यहां प्रशासन ने 60 घरों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की है। कार्रवाई करते हुए करीब 30 घरों को तोड़ दिया गया, लेकिन हाईकोर्ट के 5 दिन के स्टे के कारण अतिक्रमण की कार्रवाई फिलहाल रोक दी गई है। कार्रवाई के कारण प्रभावित लोग अपना गृहस्थी का सामान लेकर एक ग्राउंड में रात गुजारने को मजबूर हो गए, जहां महिलाएं कड़कड़ाती ठंड में अपने बच्चों के साथ परेशान नजर आई और प्रशासन पर एक विशेष वर्ग के खिलाफ ही कार्रवाई करने का आरोप लगाया। लेकिन अब कार्रवाई को लेकर प्रशासन पर ही सवाल उठ रहे हैं। अगर आशियाने अवैध थे तो बिजली पानी की व्यवस्था यहां प्रशासन ने क्यों की, यह बड़ा सवाल है। और कार्रवाई करनी थी तो पहले उन्हें उचित जगह पर शिफ्ट क्यों नहीं किया गया। हो रहा है हम लोग का इतना परेशानी हो रहा है, ठंडा हवा में से ही इतना कर दिए, इतना हो गया हम लोग के अभी। तो क्या करेंगे, परेशानी तो झेल रहे हैं। नहीं तो बहुत है, बीमारी आदमी ठंडा में बैठे हैं, सांस फूलता है, खांसी आ रहा है, तो मजबूरी में तो बैठे हैं। चैन तो नहीं मिल रहा है, सारा सामान बिखरा हुआ है, घर से बेघर हो गए हैं। मैं तो यही कहूँगा कि ठीक है, आपने तोड़ा है जो किया है, लेकिन अब इनको सहारा दिया जाना चाहिए और इनको कोई ना कोई व्यवस्था आप विकल्प बनाइए इनका। ये भेदभावपूर्ण पक्षपातपूर्ण कार्रवाई है, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में की गई कार्रवाई है। अधिकारी भी इस बात को समझ रहे थे कि गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी जब हम लोग अपनी बात रखे कि ऐसे समय पे, ठंड के समय पे छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब परिवार के लोग हैं, 1 डेसिमल 1.5 डेसिमल में बसे हुए लोग हैं और व्यवस्थापन की व्यवस्था न करके सीधे घर उजाड़ देना शायद ये मानवता के अंतर्गत नहीं आता है। बड़ी खबर रायपुर से। बलौदा बाजार कांड में निलंबित तत्कालीन कलेक्टर और एसपी को राज्य सरकार ने बहाल कर दिया। जांच रिपोर्ट में क्लीन चिट मिलने के बाद दोनों को राज्य सरकार ने बहाल किया है। बिलासपुर में अपर संभागीय आयुक्त के साथ सचिव राजस्व मंडल को भी की जिम्मेदारी दी गई है। तत्कालीन एसपी सदन कुमार को पीएचक्यू में डीआईजी बनाया गया है। तो बलौदा बाजार कांड में निलंबित तत्कालीन कलेक्टर और एसपी को राज्य सरकार ने बहाल कर दिया है। जांच रिपोर्ट में क्लीन चिट मिलने के बाद दोनों को राज्य सरकार ने बहाल किया। बिलासपुर में अपर संभागीय आयुक्त के साथ सचिव राजस्व मंडल की भी जिम्मेदारी दी गई। तत्कालीन एसपी सदन कुमार को पीएचक्यू में डीआईजी बनाया गया है। बस्तर के छिंदवाड़ा गांव में एक लाश अंतिम संस्कार की बाट जो रही है। गांव के लोग दूसरे धर्म के लोगों के अपने गांव के कब्रिस्तान में दफनाए जाने के खिलाफ हैं, जिसके चलते यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को फटकार लगाई थी। फिर भी न्याय नहीं मिलने पर बेटे ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। बस्तर में अंतिम संस्कार के लिए एक बेटे को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा है। मौत के 13 दिन बाद भी अंतिम संस्कार नहीं हो सका है। मजबूर बेटा अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इंतजार में है। छिंदवाड़ा गांव में बड़ी संख्या में लोग सालों से ईसाई धर्म को मानते हैं और इसी परंपरा के अनुसार अंतिम संस्कार भी गांव के पुराने कब्रिस्तान में करते रहे हैं। 7 जनवरी को गांव के ही सुभाष, जो कि एक पास्टर है, उनकी मौत हो गई। जब परिवार के लोगों ने स्थानीय लोगों के विरोध में अपनी निजी जमीन पर अपने पिता को दफन करने की इच्छा जताई तो इसका विरोध शुरू हो गया। बेबस बेटा हाई कोर्ट पहुंचा। मामले में सुनवाई हुई तो नियम कानून का हवाला देते हुए याचिका रद्द कर दी गई, लेकिन बेटा अब भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इंतजार में है। सर, सुप्रीम कोर्ट में मेरे पिताजी को, उनके पिताजी मेरे दादाजी को जहां दफनाए हैं वहां दफनाने का मेरे को अनुमति मिल जाए और मेरे को भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट मेरे इस बात से सहमत होगी और न्याय करेगी। जो घर में घटना होता है उसके परिवार बहुत पीड़ित परेशानी में रहते हैं, इसीलिए हमको कोर्ट से शरण लेना पड़ा है ताकि वहाँ से जो भी डिसीजन है उसको हम सम्मानपूर्वक मान सकें कि अपने पूर्वज का जो शमशान है उसी में दफनाने के लिए अगर कोर्ट से आदेश आता है तो वो धन्यवाद है कोर्ट। मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई और जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट 22 जनवरी को सुनवाई करेगा।
बेबस बेटा फैसले के इंतजार में है, तो वहीं पिता 13 दिनों से मरचुरी में मृत पड़े हैं। नरेश मिश्रा की रिपोर्ट, IBC 24। बड़ी खबर रायपुर से, जहां पूर्व मंत्री कवासी लखमा की आज रिमांड खत्म होगी। आज पूर्व मंत्री कवासी लखमा को कोर्ट में ईडी पेश करेगी। ईडी कवासी लखमा के रिमांड की मांग कर सकती है। 15 जनवरी को लखमा को ईडी ने गिरफ्तार किया था। 3 दिन तक पूछताछ के बाद लखमा को गिरफ्तार किया गया था। आबकारी घोटाले मामले में लखमा को गिरफ्तार किया गया और उनके रिमांड खत्म होने पर आज एक बार फिर कोर्ट में ईडी पेश करेगी। तो पूर्व मंत्री कवासी लखमा की आज रिमांड खत्म हो रही है। आज पूर्व मंत्री कवासी लखमा को कोर्ट में ईडी पेश करेगी। कवासी लखमा के रिमांड की मांग ईडी कर सकती है। 15 जनवरी को लखमा को ईडी ने गिरफ्तार किया था। 3 दिन तक पूछताछ के बाद कवासी लखमा को गिरफ्तार किया गया था। बड़ी खबर रायपुर से, छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए कल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। 28 जनवरी तक नामांकन की अंतिम तिथि है। बीजेपी और कांग्रेस जल्द ही प्रत्याशियों की घोषणा करेंगी। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए कल से नामांकन की प्रक्रिया अब शुरू हो जाएगी और 28 जनवरी तक नामांकन की अंतिम तिथि होगी। बीजेपी और कांग्रेस अब जल्द ही अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। खबर रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्य सचिव को पत्र। आचार संहिता में गणतंत्र दिवस के संबंध में यह पत्र है। सीएम, मंत्री, विधायक अपने गृह क्षेत्र में मुख्य अतिथि नहीं होंगे। झांकियों के राजनीतिक प्रतिनिधियों के फोटो भी नहीं होंगे। गणतंत्र दिवस में नई घोषणा नहीं की जा सकेगी। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है रायपुर से। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्य सचिव को पत्र। आचार संहिता में गणतंत्र दिवस के संबंध में यह पत्र लिखा गया है, जिसमें कहा गया कि सीएम, मंत्री, विधायक अपने गृह क्षेत्र में मुख्य अतिथि नहीं होंगे। इसके साथ ही झांकियों में राजनीतिक प्रतिनिधियों के फोटो भी नहीं होंगे। गणतंत्र दिवस में कोई नई घोषणा नहीं की जा सकेगी। तो आगामी नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर पार्टियां सक्रिय हैं। चुनाव मैदान में कूदने से पहले बिलासपुर में बीजेपी के संभागीय बैठक का आयोजन हुआ। क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल और प्रदेश संगठन मंत्री पवन साय ने संभाग के पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों की बैठक ली, जिसमें नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी के साथ आगामी रणनीति और कार्य योजनाओं पर चर्चा की गई। इसमें दावेदारों की अनुशंसा के साथ जल्द प्रत्याशियों का चयन करने का निर्णय लिया गया। बैठक के बाद बीजेपी नेताओं ने बताया कि सुनिश्चित किया गया कि प्रत्याशियों के चयन को लेकर मंडल, जिला और संभागीय समिति की अनुशंसा के साथ नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम के पार्षद, अध्यक्ष और जिला पंचायत के प्रत्याशी जल्द तय किए जाएंगे। साथ ही प्रदेश सरकार ने जो काम किया और स्थानीय मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। तो 25 से या 26 तारीख तक मुझे ऐसा लगता है कि हम सारे हमारे प्रत्याशियों की, नगर पंचायत के पार्षद अध्यक्ष, नगर पालिका के पार्षद अध्यक्ष, नगर निगम के पार्षद अध्यक्ष और इसके साथ जिला पंचायत हम घोषणा करेंगे और मैं ऐसा समझता हूँ कि 26 तारीख तक ये सारी प्रक्रिया हम पूर्ण कर लेंगे। चर्चा के उपरांत में एक हमारे जो संभागीय कमेटी बनी है, आज उसकी बैठक की गई है और उसमें हम लोगों ने तारीख का सब तय किए हैं और ये सब बैठक करने के बाद में चयन प्रक्रिया हमारी प्रारंभ हो जाएगी प्रत्याशियों के, और प्रारंभ करने के बाद में उसको अंतिम रूप दिया जाएगा। बस्तर में निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी जोर शोर से तैयारी में जुट गई है। पार्टी के प्रमुख नेताओं का लगातार दौरा जारी है। वरिष्ठ नेताओं ने साफ कहा कि सभी कार्यकर्ता बूथ स्तर पर हम जीतेंगे के नारे के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं। बीजेपी आंतरिक सर्वे के जरिए प्रत्याशियों का चयन करेगी। पार्टी के कार्यकर्ताओं की सिफारिश पर ही जीतने वाले उम्मीदवारों को टिकट दी जाएगी। इसके लिए निरंतर कार्यकर्ताओं के जरिए संगठन के नेता दावेदारों की जानकारी जुटाने में लगे हैं। भाजपा नेताओं ने साफ किया कि बूथ स्तर पर बनी कमेटियां ही चुनाव के दौरान प्रचार का मुख्य जिम्मा संभालेंगे। भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ वासियों ने, पूरे देशवासियों ने मोदी जी के गारंटी पे मोहर लगाया है। ठीक उसी प्रकार अभी हमारे त्रिस्तरीय पंचायत राज चुनाव में और नगर निगम, नगर पंचायत में भी हमारे भारतीय जनता पार्टी को सभी मतदाता भाई बहनों से आशीर्वाद मिलेगा। पंचायत से पार्लियामेंट तक हमारे मोदी जी का सपना है, हमारे अमित शाह जी का सपना है
उसको पूरा करेंगे। तो छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका है। तारीखों की घोषणा के साथ ही पंचायतों में भी चुनावी सरगर्मी धीरे धीरे नजर आने लगी है। कोरिया जिले की बैकुंठपुर जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाली रनई ग्राम पंचायत में आजादी के बाद से अब तक सभी चुनाव निर्विरोध हुए हैं। नेशनल हाईवे 44 के नजदीक मौजूद इस ग्राम पंचायत में सरपंच, उप सरपंच और सभी पंच आपसी सहमति और सामंजस्य से एक ही जगह बैठकर तय होते हैं। नाम तय होने के बाद एक ही सेट में लोग नामांकन जमा करते हैं और आरक्षण के हिसाब से यहां सभी पदों पर निर्वाचन हो जाता है। इस पंचायत की जनसंख्या 1835 है, जिसमें करीब 1500 मतदाता हैं। वर्तमान में राम रसीले यहां के सरपंच हैं। गांव के जमींदार योगेश शुक्ला की पत्नी गीता शुक्ला उप सरपंच है। रनई गांव ने छत्तीसगढ़ में एक मिसाल पेश की है। सब गांव वाले एकत्रित होकर इसी परिसर में कि इस बार सरपंच आप थे, इस बार सरपंच रहेंगे, उप सरपंच रहेंगे, ये सरपंच रहेंगे। जो आरक्षण है शासन के रोस्टर नियमों का पालन करते हुए हम लोग इसी परिसर में संपन्न कराते हैं। और कि आज़ादी के बाद आज 50 वर्षों से ऊपर समय से यहाँ पंचायत चुनाव ही नहीं हुआ। खबर रायगढ़ से, जहां निकाय और पंचायत चुनाव का बिगुल बजते ही मेयर पद को लेकर दावेदारी शुरू हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी में दावेदारों की लंबी फहरिस्त है। भाजपा में अब तक 1.5 दर्जन से अधिक नाम सामने आ चुके हैं, तो वहीं कांग्रेस में भी आधा दर्जन से अधिक दावेदार कतार में। बता दें कि रायगढ़ नगर निगम की मेयर सीट एससी के लिए आरक्षित है। ऐसे में इस सीट से बीजेपी के दावेदारों में प्रदीप श्रृंगी, नरेश गोरख, सुशील चौहान, अभिलाष कछवाहा, त्रिवेणी डहरे, रंजू संजय बीना चौथा, परदेसी मिरी, कुलदीप नरसिंह का नाम शामिल है। इसके अलावा पूर्व महापौर महेंद्र चौथा, अपने बेटे नितेश और पूर्व महापौर महावीर गुरुजी और पूर्व सिविल सर्जन रहे यशवंत शिंदे भी दावेदारी कर रहे हैं। इस तरह कांग्रेस से वर्तमान मेयर जानकी काटजू, संजय चौहान, नारायण गोरे, लकेश्वर मेरी दावेदारी कर रहे हैं। वहीं पूर्व मेयर जेठूराम मनरे ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। आरक्षित सीट हुआ है तो उस श्रेणी में मैं भी आता हूँ और पार्टी के लिए हमेशा मैं समर्पित रहा हूँ। संगठन में रह के पार्टी मेरे को दायित्व दी, उसके अपनी निष्ठा से मैं उस कार्य को किया हूँ। इसीलिए अपनी दावेदारी को मैं भी पेश कर रहा हूँ। पार्टी के लिए अपना हर तरह से योगदान दिया हूँ और मैं चाहता हूँ कि अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं भी महापौर चुनाव के लिए दावेदार करने के लिए दे दिया आवेदन। उम्मीदवारों की संख्या और प्रत्याशी ज़्यादा मांग कर रहे हैं और ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का एक सकारात्मक पक्ष है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। पूर्व मेयर भी था और नगर निगम का संचालन भी किया हूँ और वर्तमान नगर निगम जो है एससी वर्ग के लिए मुक्त है, तो मैं उस पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। सर्वे में जिस प्रकार के नाम आएंगे उस आधार पर आपका चयन किया जाएगा और आपको एक शपथ पत्र देना है कि यदि मुझे प्रदेश नेतृत्व अगर प्रत्याशी नहीं बनाता है तो भी आप कांग्रेस का विरोध नहीं करेंगे और कांग्रेस को एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर है, गरियाबंद नक्सल मुठभेड़ पर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 10 से अधिक नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। तो यह बड़ी खबर है इस वक्त की गरियाबंद से आप तक अब पहुंचा रहे हैं, जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ के बीच नक्सल मोर्चे पर एक बड़ी कामयाबी मिली है। यहां 10 से अधिक नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। राजा राठौर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजा, एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि 10 से अधिक नक्सली मारे गए। क्या अपडेट, क्या जानकारी इस खबर पर? निश्चित तौर पर अभी जो खबर आ रही है, हमारे सूत्रों ने बताया है कि वो जो कल जिस मुठभेड़ में 2 नक्सलियों के शव बरामद किए थे, एक ऑटोमेटिक एसएलआर हथियार बरामद किए थे, वही जो आज सुबह तड़के सुबह रात में 3 से 4 बार नक्सलियों से जबरदस्त मुठभेड़ हुई। उसके बाद जब सर्चिंग की गई तो 10 से अधिक नक्सलियों के शव और बरामद किए गए। ये मान सकते हैं जो मारे गए नक्सलियों का जो आंकड़ा है वो 10 से अधिक हो चुका है। 12 से भी अधिक, 12 का मान के चल रहे हैं, लेकिन कुछ सोर्स बता रहे हैं कि 15 हो गए, लेकिन 10 से अधिक नक्सलियों के मारे जाने की जो खबर है वो आ चुकी है। कुछ हमारे पुलिस के अधिकारियों से भी बात हुई है, उन्होंने बताया है कि जो मारे गए नक्सली उनकी संख्या डबल डिजिट में है। इसका मतलब स्पष्ट है कि 10 से अधिक नक्सलियों के शव मौके से बरामद कर दिए गए। राजा, आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि किस तरह का इनपुट था जिसके बाद इस पूरे ऑपरेशन को लॉन्च किया गया? देखिए, ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की सीमा पर नक्सलियों की टीमों के होने की खबर फोर्स को मिली थी, जिसके बाद डीआरजी गरियाबंद जो स्पेशल ऑप्स ग्रुप है उड़ीसा का,
उसे और साथ में कोबरा की 207 बटालियन सीआरपीएफ के जवानों को उस इलाके में विशेष ऑपरेशन पर भेजा गया था, जहां पर कल शाम से मुठभेड़ लगातार जारी है। और मुठभेड़ के बाद अब जो सुबह खबर आ रही है उस सुरक्षा बलों के लिए काफी अच्छी खबर है कि 10 से अधिक नक्सली गरियाबंद जैसे इलाके में बरामद कर लेना, ये सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी खबर है। मैं आपको बता दूं कि इस पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग जो है गरियाबंद एसपी निखिल राखेचा, साथ में कोबरा के जो कमांडेंट है डीएस कसैट और जो उड़ीसा एसओजी के नुआपाड़ा के जो एसपी हैं वो राघवेंद्र गुंडाला और उड़ीसा के नक्सल ऑप्स के जो डीआईजी हैं अखिलेश्वर सिंह, वो स्वयं कर रहे हैं। ये सब सारे नक्सल क्षेत्र में पहले भी काम कर चुके हैं और नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। लिहाजा यही वजह है कि बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिली है। राजा, क्या इस ऑपरेशन के बाद में, मुठभेड़ के बाद में जवान वापस लौट आए? नहीं, अभी ऑपरेशन लगातार जारी है। कल शाम को मुठभेड़ के बाद जो रात में होल्ड के पोजीशन में जवान वहां पर मौजूद थे, उसके बाद लगातार रात में 3 से 4 बार नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के बाद सुबह जब सर्चिंग किया गया तो बताया जा रहा है कि 10 के करीब और नक्सलियों के शव मौके से बरामद कर लिए गए हैं। जो उड़ीसा की एसओजी की टीम है उसने 10 बॉडी रिकवर की, ऐसी खबर अभी मिल रही है। हालांकि पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन अधिकारियों से हमारी जो बात हुई उन्होंने पुलिस के अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया कि ये डबल डिजिट में जवानों को सफलता मिली है। राजा, कितनी बड़ी संख्या में नक्सलियों की मौजूदगी यहाँ पर हो सकती थी? देखिए, क्योंकि वो नक्सली लगातार बस्तर में जिस तरीके से नक्सलियों पर दबाव बन रहा है, इसके बाद नक्सली उन्हीं इलाकों में अपना जो वजूद है उसको ढूंढते नजर आ रहे हैं। उन इलाकों को अपना सुरक्षित ठिकाना बनाने के लिए उस इलाके में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नक्सलियों की जो टीम थी 25 से 30 की संख्या में वहां पर टीम होना बताया जा रहा है, जहां से सफलता मिली है। जी राजा, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, गरियाबंद में ये मुठभेड़ हुई है, जिस तरह से नक्सलियों के मान में घुसकर लगातार उन पर प्रहार हो रहे हैं, नक्सली मारे जा रहे हैं, ऐसे में अब जो नक्सली है वो बॉर्डर की तरफ ज्यादा रुख कर रहे हैं, कुछ इस तरह से समझा जाए? निश्चित तौर पर जैसे ही बस्तर में आप देख रहे हैं लगातार नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया जा रहा है। हाल फिलहाल में 16 तारीख को एक बड़ा ऑपरेशन, अब तक का इतिहास का सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जहां पर 12 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। इसके बाद लगातार नक्सलियों के जो प्रभाव वाले क्षेत्र हैं जहां पर उनका वजूद था, उन इलाकों में कैंप खोले जा रहे हैं, जिसके बाद लगातार नक्सली अपना जो पुराना ठिकाना था उसे छोड़कर सुरक्षित ठिकानों में शिफ्ट होते जा रहे हैं। यही वो सुरक्षित ठिकाना माना जा रहा है, विस्तार का इलाका माना जा रहा है, जो गरियाबंद का इलाका है। उन इलाकों में ही नक्सली अपना शिफ्ट होंगे, ऐसा माना जा रहा है सुरक्षा बलों की तरफ से। लिहाजा यही वजह है कि बस्तर में दबाव के बाद नक्सली उस इलाके में जा रहे हैं। उस इलाके में भी गरियाबंद जैसे इलाके में उड़ीसा में जो नक्सलियों के खिलाफ सफल ऑपरेशन करने में सक्षम अधिकारी रहे हैं, अखिलेश्वर सिंह जैसे अधिकारी वहां पर डीआईजी नक्सल ऑप्स हैं, और साथ ही निखिल राखेचा जैसे जो एसपी गरियाबंद के हैं, वो खुद सुकमा जैसे जगह में अपना प्रोविजनल पीरियड काटकर गरियाबंद के एसपी बनाए गए हैं। तो नक्सलियों के खिलाफ एक अच्छी रणनीति के साथ यहाँ पर सुरक्षा बलों की तैनाती और जो अधिकारी हैं उनकी तैनाती की जा रही है, जिसके चलते ही लगातार ये बड़ी सफलता मिल रही है। जी राजा, क्या माने कि कब तक ये जो तस्वीरें पूरी तरह से साफ हो पाएगी कि कितने नक्सली मारे गए, जवान कब तक लौटेंगे? खबरें आ रही है, जो खबरें आ रही है, कोई चलपति नक्सलियों का एक कमांडर है, उसके भी इसमें मारे जाने की खबर हम तक पहुंची है। चलपति नाम है नक्सली कमांडर का, जिसके मारे जाने की खबर पहुंची है। हालांकि स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो हमारे सूत्र है वो बता रहे हैं कि उस इलाके में काफी अच्छा खासा प्रभाव था चलपति नाम के नक्सली कमांडर का। लिहाजा ऑपरेशन जारी है, जैसे ही फोर्स लौटती है या पुलिस की तरफ से कुछ पूछी होती है तो पूरी जो पिक्चर वो स्पष्ट हो जाएगी। राजा, जिस तरह से बताया जा रहा है कि 700 से ज्यादा जवान ऑपरेशन के लिए निकले थे, कितनी बड़ी संख्या थी जवानों की यहाँ पर? देखिए, संयुक्त रूप से एक बहुत अच्छी रणनीति के साथ जवान उस इलाके में उतरे थे। उड़ीसा की टीम को इसमें इसका हिस्सा बनाया गया, एसओजी की टीम को, कोबरा की 207 बटालियन की टीम को इस ऑप्स का हिस्सा बनाया गया, गरियाबंद की डीआरजी को बनाया गया, साथ ही सीआरपीएफ को। तो जो भी ऑपरेशनल फोर्स है उस इलाके में उन्हें इस पूरे ऑपरेशन का हिस्सा बनाया गया और एक विशेष रणनीति के साथ अलग अलग इलाकों से उस इलाके को घेरा गया जहां नक्सलियों की मौजूदगी की खबर आई थी। लिहाजा एक सुरक्षा बलों के लिए सफल जो चित्रण है वो सामने आने लगा है और एक बड़ी सफलता
की ओर सुरक्षा बल बढ़ते दिख रहे हैं। जी राजा, जिस तरह से लगातार मुठभेड़ में सफलता मिल रही है और जिस तरह से सरकार ने ये कहा है कि 2026 तक छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होगा, ये माना जाए कि उस दिशा में अब तेजी से आगे बढ़ा जा रहा? निश्चित तौर पर आप देखिए कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस दावे के बाद से लगातार फोर्स कैंप खोलने की दिशा में, नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन करने की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। उन इलाकों में कैंप खोल लिए गए हैं जहां पर आज से 5-7 साल पहले या 1 दशक पहले ऑपरेशन करने में पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी वो कतराते थे। नक्सलियों के उन इलाकों में अब कैंप खोल लिए गए हैं जहां पर नक्सली आम सुरक्षा बलों की तरह या पुलिस की तरह अपनी ड्यूटी किया करते थे, खुलेआम घुमा करते थे। उन इलाकों तक पहुंच गए। निश्चित तौर पर अब जो सुरक्षा बलों की रणनीति है वो सीधे तौर पर अमित शाह के जो दावे हैं 2026 तक नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ करने का, उस दिशा में आगे बढ़ चुकी है। राजा, किस तरह से समझे, क्योंकि लगातार जिस तरह से मुठभेड़ हो रही है और इसमें नक्सली नहीं, नक्सलियों के जो बड़े लीडर हैं वो भी इसमें मारे जा रहे हैं, नक्सली अब कहीं ना कहीं कमजोर पड़ेंगे ऐसे में? निश्चित तौर पर देखिए, नक्सलियों के लिए ये बहुत ये कहा जाए कि बहुत बुरा समय चल रहा है, बुरा दौर है, तो ये बिल्कुल सही होगा। क्योंकि अब तक आपने सुना होगा इससे पहले बस्तर में 25 जवान शहीद, 12 जवान शहीद, 76 जवान शहीद, मतलब इतनी बड़ी संख्या में जवान शहीद होते आए हैं। लेकिन अब जो है सुरक्षा बलों की एक विशेष रणनीति और केंद्र और राज्य सरकारों की जो रणनीति है या जवानों को पूरी क्षमता के साथ लड़ने की आजादी जो दी गई है, उसका नतीजा है कि लगातार सुरक्षा बलों के द्वारा नक्सल मोर्चे पर बड़ी सफलता अर्जित की जा रही है। अब पता चल रहा है कहीं 12 नक्सली मारे गए, कहीं 31 नक्सली मारे गए, कहीं 29 नक्सली मारे गए। तो एक सुरक्षा बलों के लिहाज से बहुत अच्छी खबर है। बिल्कुल राजा, ये भी समझना चाहेंगे जिस तरह से गरियाबंद में ये मुठभेड़ हुई है, एक बड़े ऑपरेशन को यहाँ पर अंजाम दिया गया, तो जो इस तरह के अब ये इलाके हैं, नक्सली क्या इसे महफूज समझ रहे हैं, अपने आप को सुरक्षित यहाँ पर समझ रहे हैं, इसलिए इस तरह इस ओर रुख कर रहे हैं? देखिए, एक स्पष्ट बात यह है कि बस्तर को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें स्पष्ट नजरिया लेकर चल रही है कि बस्तर में ही नक्सलियों का मेन जमावड़ा होता है, नक्सलियों का सुरक्षित ठिकाना होता है और नक्सली बस्तर में काफी मजबूत है। लिहाजा पूरी तरीके से बस्तर के 7 जिले में नक्सलियों के खिलाफ विशेष रणनीति के तहत कैंप खोले जा रहे हैं, ऑपरेशन किए जा रहे हैं। लेकिन नक्सलियों को पता है कि गरियाबंद जैसे जो इलाके हैं या एमएपी का जो इलाका जो मध्य प्रदेश की सीमा है, उड़ीसा की सीमा है, उन इलाकों में अभी किसी की नजर नहीं है। लिहाजा इस इलाके में जब दबाव नक्सलियों पर बढ़ रहा है या बढ़ेगा तो नक्सली उसी इलाके में को अपना ठिकाना बनाएंगे। लिहाजा उन इलाकों में भी पहले से सरकार की तैयारी है। यही वजह है कि गरियाबंद जैसे जगह में, सुकमा में जो एएसपी, मैं आपको बता दूं कि जो निखिल राकेश है वो सुकमा में बतौर एएसपी अपनी सेवा दे चुके हैं। यहाँ पर ये माना जाए कि सरकार ने उन्हें नक्सलियों के खिलाफ लड़ने के लिए यहाँ पर तैयार किया और गरियाबंद में एसपी बना दिया गया। वहीं उड़ीसा की अगर बात की जाए, उड़ीसा की जो एसओजी की टीम है, उड़ीसा की जो वर्तमान में वहाँ अधिकारी हैं, अखिलेश्वर सिंह जैसे एसपी है जो मलकानगिरी जिले में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन कर चुके हैं, बड़ी सफलताएं अर्जित कर चुके हैं, 14 नक्सलियों को कई बार मार चुके हैं। कई बड़ी सफलता, अगर मलकानगिरी आज नक्सल मुक्त होने की दिशा में है तो कहीं ना कहीं अखिलेश्वर सिंह जो आईपीएस है उनका बहुत बड़ा योगदान है, वो डीआईजी नक्सल ऑप्स बनाए गए। तो ऐसे अधिकारियों को नक्सलियों के जो सुरक्षित ठिकाने माने जाने वाले इलाकों में पोस्टेड किया गया है। कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी रणनीति है सरकार की ओर से कि उन इलाकों में भी नक्सली अगर जाते हैं तो उन्हें वहां से मार भगाया जाए, खदेड़ा जाए या ढेर कर दिया जाए। जी बिल्कुल राजा, क्या माना जाए जब ये तस्वीरें पूरी तरह से साफ होगी, जो मृत नक्सली हैं उनमें बड़े चेहरे जिस तरह से आप बता रहे हैं उनके भी शामिल होने की जो खबरें हैं वो पुख्ता हो जाएंगे? निश्चित तौर पर जैसे ही, क्योंकि ऑप्स चल रहा है, ऑप्स में काफी कुछ ऑपरेशन के दौरान जो फोर्स है वो इस पूरे मामले को काफी गोपनीय रखने का प्रयास करते हैं। लिहाजा मैं आपको एक बड़ा अपडेट देना चाहता हूँ। एक बड़ा अपडेट आ चुका है। यहाँ पर 10 जो नक्सली की बॉडी है जो हमने खबर चलाई थी वो बिल्कुल पूरी तरीके से पुलिस ने इसकी पुष्टि कर दिया है। उड़ीसा की पुलिस ने जो एसओजी को 10 नक्सलियों के शव बरामद होने की पुष्टि उड़ीसा पुलिस की तरफ से कर दी गई है। जी चलिए, तो अपने दर्शकों को बता दें इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है, गरियाबंद नक्सल मुठभेड़ पर ये सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 10 से ज्यादा जो नक्सली मारे जाने की खबर थी, इसमें से 10 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। ये बड़ी खबर है, 10 नक्सलियों के शव बरामद करने की पुष्टि कर दी गई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गरियाबंद में पुलिस और नक्सलियों के बीच एक बड़ी मुठभेड़ जिसमें नक्सल मोर्चे पर एक बड़ी सफलता मिली है। 10 नक्सलियों के शव
बरामद कर लिए गए। लगातार ये बात कही जा रही थी कि 10 से अधिक नक्सली मारे गए हैं। अब इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि 10 नक्सलियों के शव पुलिस ने बरामद कर लिए। राजा राठौर हमारे साथ लगातार बने हुए। राजा, क्या कुछ नक्सलियों के घायल होने की भी खबर है? चुका है, मैं आपको बता दूं, आज 10 एसओजी जो है स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो है उड़ीसा की, उन्होंने 10 नक्सलियों के शव बरामद किए हैं। कल 2 बॉडी बरामद हुई थी। कुल मिलाकर जो संख्या है वो 12 की हो चुकी है मारे गए नक्सलियों की संख्या। इसे अपडेट कराइए। जी राजा, तो अपने दर्शकों को हम बता दें कि कुल 12 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए। आज सर्चिंग के दौरान 10 नक्सली के शव बरामद किए गए और इसके साथ ही कल इस मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए थे। यानी कुल 12 नक्सली अब तक इस बड़े मुठभेड़ में ढेर हो चुके हैं और उनके शव भी बरामद कर लिए गए। यह बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गरियाबंद मुठभेड़ से जुड़ी यह बड़ी खबर है। पुलिस और नक्सलियों के बीच एक बड़ी मुठभेड़ हुई जिसमें 12 नक्सली मारे गए हैं। 12 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए। लगातार इस इलाके में अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। 700 से ज्यादा जवानों ने यहां पर मोर्चा संभाला, नक्सलियों को घेरा और 12 नक्सलियों को ढेर कर दिया। जो मारे गए नक्सली हैं उनके शव भी अब बरामद कर लिए गए। राजा, क्या माने कि इन नक्सलियों की जो मृत नक्सलियों की संख्या है वो और बढ़ सकती है सर्चिंग के बाद? निश्चित तौर पर लगातार ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन अभी क्लोज नहीं हुआ है। वहां पर जो उड़ीसा की, छत्तीसगढ़ की, सीआरपीएफ की, कोबरा की पूरी टीमें मौजूद हैं। लगातार ऑपरेशन जारी है। रात भर होल्ड डाउन पोजीशन में जवान थे क्योंकि रात के इलाके में काफी रिस्की होता है ऑपरेशन करना या क्रॉस फायरिंग का भी खतरा बना हुआ होता है। लिहाजा पूरे इलाके को घेर कर जवान रात भर बैठे थे और सुबह क्योंकि रात में कई बार मुठभेड़ हो चुकी है, सुबह जब सर्चिंग किया गया तो 10 बॉडी वहां से और एसओजी जो है स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप उड़ीसा की उसने बरामद कर दिया है।